नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो संविधान सीरीज आप लोगों की चल रही है उसका अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है समय के अभाव के कारण दोस्तों मैं इस सीरीज का वीडियो रोज़ नहीं लेकर आ पाता हूं, अल्टरनेट लेकर आता हूं। एक दिन इतना आता है ये वीडियो तो दूसरे दिन नहीं आ पाती है, उसका जो वीडियो है हम तीसरे दिन लेके आते हैं। इसकी वजह यह है कि समय का अभाव होने के कारण, और दूसरी बात एक सीरीज और चलती है अपने इस चैनल पे, उसका नाम है एग्जाम बूस्टर्स, तो हमें उस वीडियो को भी लेकर आना होता है। तो एक दिन हम एग्जाम बूस्टर्स के वीडियो लाते हैं और एक दिन आपके इस संविधान सीरीज का वीडियो लाते हैं। क्योंकि एग्जाम बूस्टर्स इसलिए लाते हैं दोस्तों क्योंकि ये भी जो है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो लेवल होता है उसका यूपीएससी और जो है बीपीएससी लेवल का होता है, स्टेट पीसीएस लेवल का होता है। इसलिए मेरा ध्येय यह है उस सीरीज को लाने का कि अगर आप उस प्रश्न को टैकल करना जान जाते हैं तो फिर जो वन डे एग्जाम के जो अदर कंपटीशन एग्जाम है उनके जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली टैकल कर लेंगे, विद इन जो है सेकेंड में टैकल कर लेंगे। उसमें कहीं आपको त्रुटि नहीं होने वाली है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में और वहाँ हम बहुत अच्छे से विश्लेषण के साथ आप लोगों को बताते हैं। तो उस सीरीज को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए एग्जाम बूस्टर्स को, ठीक है। और उसमें अभी तक हमने जो है 16 जो सेशन है वो डाल चुके हैं, तो इसको जाकर आप ज़रूर देखिए। सारा हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको उन सभी वीडियो का जो है आपका जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। तो आइए आज की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और आज की इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले बताऊं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के घंटी के बटन को दबाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। और इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि IAS20 को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज के इस सेशन में हम लोग जो है संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 4 को पढ़ने वाले हैं, और इसका संबंध है दोस्तों DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जो आप देखेंगे इसके नाम से ही क्लियर है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य होगा, उसको क्यों शामिल किया गया होगा, या इनका मुख्य काम क्या है। तो इनके सबसे ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये राज्य को जो है नीति बनाने संबंधी जो निर्देश है, ठीक है, उनको ये देता है, इसलिए इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। साथ ही मैं बताऊं आपको कि इसे संविधान के जो हमारा भाग 4 है उसमें जो है शामिल किया गया है। और संविधान का जो चतुर्थ अध्याय है उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक जो है दिया गया है। साथ ही मैं बताऊं आपको कि इसमें जो है राज्यों के लिए कुछ निर्देशक जो तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनका जो है वर्णन मिलता है। क्योंकि इसका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को निर्देश देना किसके संबंध में, नीति बनाने, कानून बनाने के संबंध में, ठीक है। साथ ही मैं बताऊं कि ये जो तत्व है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमारे संविधान में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे उपबंध है जिसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार। अर्थात अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के समक्ष जो है नहीं जा सकते हैं कि उसे जो है आप फिर से लागू कर दीजिए। जैसे आप मूल अधिकारों का जब आपका उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। अर्थात ये न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। तब यहाँ प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि जब इसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त ही नहीं है तब फिर इन्हें संविधान में स्थान ही क्यों दिया गया, शामिल ही क्यों किया गया, उसे नहीं शामिल किया जाता। तो मैं आपको बताऊं इसे शामिल इसलिए किया गया दोस्तों ताकि इसके द्वारा जो भारत के नागरिक हैं उनके जो है सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक प्रगति को जो है सुनिश्चित किया जा सके। इसी उद्देश्य से जो है दोस्तों ये तत्व व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव तथा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के समक्ष जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताऊं दोस्तों कि चूँकि ये तत्व देश के शासन में जो है मूलभूत है, और ये बात किसने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा जो है फोर्सिएबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय का संरक्षण इसे प्राप्त नहीं है, लेकिन ये देश के जो शासन है, ठीक है,
उसमें ये मूलभूत तत्व है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कई सारे निर्णय में ये बात कही गई है। ठीक है, साथ ही मैं बताऊं आपको कि अतः इस प्रकार अगर देखें हम कि ये शासन में मूलभूत है, अतः राज्य की नीति इन्हीं तत्वों पर आधारित होगी और विधि बनाने में इन्हीं तत्वों का जो है प्रयोग राज्य को करना चाहिए और ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है जब कोई राज्य जो है कानून बनाता है या जो है हमारा देश जब कानून बनाता है तो इन बातों को भी ध्यान में जरूर रखता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, क्योंकि इसे शासन का जो है मूलभूत तत्व माना गया है। तो कानून बनाने समय में इन तत्वों का जो है ध्यान रखना जो है हमारे देश के शासन व्यवस्था के जो विधि निर्माता है उनका ये कर्तव्य है। ठीक है, ओवरऑल मैं बताऊं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर हम एक बार में अगर परिभाषित करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका संबंध हमारे संविधान के भाग 4 से है। इसमें अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 को शामिल किया गया है। इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। साथ ही ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात तो उनको जो है न्यायालय द्वारा जो है फोर्सिबल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनको शामिल इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे नागरिक हैं उनके नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास हो सके और इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है देश के शासन में मूलभूत बताया गया है। अतः जब भी राज्य की नीति बनेगी, कानून बनेगी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है ध्यान में जरूर रखेगा हमारे देश की या राज्य की जो सरकार है ये। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे अंबेडकर साहब ने नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और इसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श हैं। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि हमें राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र की, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और उसके लिए निर्देशक तत्व जो है हमारे आदर्श है, आइडियल है। ठीक है, साथ ही पूरे संविधान का उद्देश्य इन आदर्शों का पालन करना है। निर्देशक तत्व सरकार के लिए जनता के आदेश पत्र होंगे, अर्थात जनता ही उनका बल है और जनता किसी भी कानून से अधिक बलशाली होती है। तो ये हमारे अंबेडकर साहब के स्टेटमेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, और इस स्टेट से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के संरक्षण प्राप्त नहीं होने के बावजूद। ठीक है, आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम जो एक और विद्वान है केटी शाह, उनके वक्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा उनको भी देख लेते हैं। कई बार आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये किसने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। तो उधर आपने देखा अभी अंबेडकर साहब के स्टेटमेंट और यहाँ केटी शाह साहब के जो स्टेटमेंट है उनको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तत्वों की तुलना बैंक की एक ऐसी हुंडी से की जा सकती है जो जब योग्य होगी तब चुकाने योग्य होगी, अर्थात इट लुक्स टू मी लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल व्हेन एबल, अर्थात ये इस प्रकार की जो हुंडी है उसे हम मान सकते हैं जो जब योग्य होगी तब चुकाने जो है योग्य होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये कहना ये चाह रहा है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और ये जो है वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ अभी जो है हमारे देश में 28 राज्य है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपने योग्यता के अनुसार जो है इन तत्वों को जो है शामिल करेगा अपने विधि, जब वो निर्माण करेगा, कानून जब बनाएगा, तो इन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अर्थात जब वो इस योग्य होगा, क्योंकि जैसे किसी चीज़ को मान लीजिए कि उन पर, जैसे आप समान काम के लिए समान वेतन ही ले लीजिए, अगर सभी राज्य पर ये बात थोप दी जाए तो उनके पास इतना धन होगा तभी तो कर पाएगा। ठीक है, जैसे बिहार में अभी आपने देखा समान काम समान वेतन के आधार पर जो है टीचर लोग ने ये सूट दायर किया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने यही बात कहा कि बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, उतनी जो है उनकी शक्ति है वो नहीं है जो अब ऐसा कर पाने में सक्षम होगा, इसलिए हम उन पर जो है जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा कि कोर्ट में बिहार सरकार ने भी यही बात कहा, यही गुहार लगाई कोर्ट से कि हम इतना देने में अभी एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो हम कैसे लागू करें इस बात को। तो इसलिए कह रहा है कि एक ऐसी हुंडी है
जो जब योग्य होगी, अर्थात जब उसको चुकाने योग्य होगा तब जो है उनको चुकाएगा, उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये हमारे केटी साहब जो हैं उनके जो है स्टेटमेंट था। उनका जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो है किसने ये स्टेटमेंट दिया कि यह जो है एक जो है बैंक की ऐसी हुंडी है जो जब योग्य होगी तब चुकाने योग्य हो गया। इट लुक्स टू मी लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल व्हेन एबल। तो ये स्टेटमेंट केटी साहब के हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इतिहास क्या रहा है। हिस्ट्री ऑफ जो है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। अर्थात जब हमारे संविधान बनकर तैयार हुए 26 नवंबर 1949 को और जब ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से जो है ये हमारे संविधान में विद्यमान है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊं कि संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में जो है प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिए गए हैं, साथ ही उनके साथ जो है उनको राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। अर्थात जब हमारा संविधान ये बन रहा था, और आपको पता है कि हमारा संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा जो है वो बनाया गया और इनका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुई थी। ठीक है, तो उसमें जो है इस जो संविधान सभा के सदस्य थे, इस बात पर उन लोगों में ये सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए, साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को जो है साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है, अर्थात जरूरी है। समझ गए आप? साथ ही मैं बताऊं आपको कि इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। अर्थात जो बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जिस बातों का वर्णन है, उनको जो है मौलिक अधिकारों के तहत शामिल करना उस समय के परिस्थितियों के संदर्भ में जो है वो संभव नहीं था। और आज के डेट में भी आप देख रहे हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य की जो स्थिति है भारत में एक जैसा नहीं है। कोई कमज़ोर राज्य है, किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। तो ऐसी स्थिति में इन बातों को जो है मूल अधिकार में नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये फिर क्या हो जाता, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो जाता और फिर सरकार की जो स्थिति है वो लचर हो जाती और फिर सरकार के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी। इसलिए एक अलग अध्याय बनाया गया और उसमें जो है इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक है, साथ ही मैं बताऊं आपको कि ऐसे अधिकार जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, उन अधिकारों को जो है BN राव की सलाह पर, किसके सलाह पर, BN राव के सलाह पर जो है वो नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रख दिया गया, ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएगी तब धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू करेगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि आखिर इनको जो है मौलिक अधिकारों में ही क्यों नहीं शामिल कर दिया गया। तो आप वहाँ जवाब ये देंगे कि तत्कालीन परिस्थितियों में, या हम कहें कि आज की परिस्थितियों में भी इन तत्वों को जो है लागू करना जो है सब राज्यों के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी कारण जो है जिन अधिकारों को जो है उनको लागू कराना तत्काल देना जो है संभव नहीं था, उन सभी अधिकारों को जो है किसके सलाह पर, BN राव साहब के सलाह पर जो है उसको संविधान के एक अलग भाग अर्थात भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रख दिया गया। और इसे इसलिए रख दिया गया कि भविष्य में जब भी जो है सरकारें इन चीज़ों को, इन अधिकारों को अपने नागरिकों को देने के लिए सक्षम होगा, तब ये धीरे धीरे जो है ये उपबंध अपना लागू करेगी। साथ ही मैं बताऊं कि इन उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनका जो है नाम या शीर्षक दिया गया। ठीक है, तो आपने समझा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद में इनका इतिहास क्या रहा है, ये हमारे संविधान में क्यों शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, इसे मूल अधिकार में क्यों नहीं रखा गया उस समय में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। अर्थात ये जो तत्व हैं, ये जो निर्देशक तत्व हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है। तो मैं आपको बताऊं कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है
उनसे स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इनको क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ठीक है, क्या है ये संवैधानिक निर्देश कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। और यही वजह है कि इसे जो है, इन तत्वों को जो है वो राज्य के शासन में जो है मूलभूत तत्व माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्थात जब भी वो कोई कानून बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में जरूर रखेगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है दोस्तों, ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अर्थात न्यायोचित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे फोर्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। साथ ही मैं बताऊं कि इनके हनन होने पर जो है न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, तभी तो ये न्यायोचित नहीं है। अतः सरकार केंद्र या राज्य या स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य की अगर योग्यता होगी, अगर वो उस चीज़ के लिए सक्षम होगा तो अपने अकॉर्डिंग जो है इनको लागू करेगा। जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो अपने यहाँ लागू करेगा, स्थानीय शासन को जो है वो मजबूती प्रदान करेगा। तो देखिए आप धीरे धीरे जब देश की जो राज्य हैं उनकी जो सरकारें हैं वो सक्षम हुई इस बात के लिए, तो आपको सारे जगह अभी जो है मोस्टली आपको पंचायती राज देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारे संविधान में एक और अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है आपका 44, उसमें है क्या, सिविल संहिता, अर्थात सिविल कोड लागू करने की बात कही गई है। तो उसे जो है अभी सभी राज्यों ने लागू नहीं किया है, क्योंकि सब राज्य के लिए इसे लागू करना अभी सक्षम नहीं, उनके पास इतना जो है वो एबिलिटी नहीं है। तो अभी तक भारत में एकमात्र राज्य है गोवा, वहाँ पे जो है सिविल कोड लागू है, इनके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इनका जो है एक विशेषता यह भी है कि ये न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात उनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। और इसे जो है देश के जो राज्य के जो सरकार हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जो है अपना इनका क्या करे, जो है उनको लागू करे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊं तो अगला जब विशेषता देखेंगे आप, तो अगला विशेषता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो आपसे कई बार जो है एग्जाम में, जो खासकर वनडे एग्जाम है या फिर स्टेट पीसीएस, यहाँ तक यूपीएससी में भी पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ये है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही इनकी अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है। आपको पता है कि जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो उसमें जो है 3 तरह के जो है न्याय की जनरली बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना जो है उसमें इन सभी वर्ड का जो है उल्लेख है। और इन सभी को जो है मजबूती प्रदान करने का जो है, उनको जो है व्यवहारिक रूप प्रदान करने में कहीं ना कहीं ये जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन्हीं भावनाओं पर आधारित है। ठीक है, अर्थात ये प्रस्तावना में जो उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना है, उसको ये कहीं ना कहीं जो है वो उनको मजबूती प्रदान करता है, उनको एक आधार जो है वो देता है और जो है उनको जो है उनके वृद्धि और विकास का जो है यहाँ इनके माध्यम से जो है प्रयास किया जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जनहित, जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात जो भारत की जनता हैं, ठीक है, उनके हित में और आर्थिक लोकतंत्र की जो है स्थापना के लिए जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है यथाशक्ति, अर्थात अपने शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति का मतलब अपने शक्ति के अनुसार कार्यान्वित करना, अर्थात उसे लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। साथ ही आपको बताऊं कि नीति निर्देशक सिद्धांत की अगली विशेषता की अगर बात करें तो ये सिद्धांत जो है नीति निर्देशक सिद्धांत पर ही गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं जो है ये तत्व आपको नीति निर्देशक सिद्धांत में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
साथ ही इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा कौन से लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया जाता है? तो आर्थिक लोकतंत्र की। ठीक है, किस पर बल दिया जाता है? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, साथ ही मैं आप बताऊं कि इनको लागू करने का जो दायित्व है दोस्तों, ये राज्य सरकार का है। ठीक है, किसका है? राज्य सरकार का। अर्थात इनका संबंध जो है, ये जो निर्देश है बेसिकली वो किसके लिए है? ये राज्य सरकार के लिए ही है। हालांकि जब हमारा देश जो है इस कानून को बनाता है तो कहीं ना कहीं वो भी जो है वो लोक कल्याणकारी भावना को जो है वो ध्यान में रखकर कानून बनाता है, क्योंकि भारत में आपको पता है कि ये विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो ध्यान में तो वो भी रखते हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये सिद्धांत प्रॉपर है किसके लिए, तो ये जो है दोस्तों ये राज्य सरकार के लिए है ये दायित्व। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जो है अगर आगे बात करें हम दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इन विशेषताओं को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है। अर्थात इनसे संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है हमारे संविधान में, उनको जो है हम यहाँ बारी बारी से सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। और इस अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 36 से लेके 51 शामिल है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जो है उनका संबंध राज्य की परिभाषा से है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परिभाषा बहुत जगह मिलेगा। जैसे आपने देखा था राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 1 में भी मिलता है। इसके बाद आपने देखा था कि राज्य की परिभाषा जो है आपका अनुच्छेद 12 में भी मिलता है और अब यहाँ 36 में भी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 में जो राज्य की परिभाषा है वो उनका जो सीमा है वो भारत के संघ राज्य क्षेत्र और जो राज्य क्षेत्र है उनसे संबंधित वो परिभाषा है। ठीक है, उनके दायरे में रहकर उन परिभाषा को दिया गया है। अर्थात जो संविधान का भाग 1 है उनके संदर्भ में उस परिभाषा को जो है उसमें दिया गया है। और ये संविधान 1 में जो बात कही गई है उन्हीं पर जो है ये परिभाषा लागू होगा। उसी प्रकार अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करें तो ये जो है संविधान का जो भाग 3 है उनके संदर्भ में ये परिभाषा लागू होता है। उसी प्रकार यहाँ अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें परिभाषा की, तो इसमें जो है राज्य की परिभाषा है और ये किस संदर्भ में लागू होता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके संदर्भ में लागू होता है। ये अर्थात संविधान के भाग 4 के संदर्भ में ही ये परिभाषा लागू होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 36 में जो है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो है राज्य की परिभाषा का जो है जिक्र है। इसमें भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अर्थात भाग 3 में क्या कहा गया था कि राज्य में कौन कौन शामिल होगा? राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो लोकल बॉडीज हैं वो, और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनियां जैसे LIC मैंने आपको बताया था, ये सभी जो है राज्य के परिभाषा के दायरे में आ जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोक प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो भी क्या होगा? वो जो है आपका जो है राज्य के अंतर्गत जो है वो विधि का जो है वो हिस्सा है। आपने देखा था जब हमने देखा था कि विधि क्या है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे जो है उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि विधि में जो है लोक प्रथाएं और जो है रूढ़ियाँ भी शामिल है, लेकिन व्यक्तिगत जो विधियां हैं या व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल नहीं होगा। उसी प्रकार आपने देखा था कि राज्य में भी जो है व्यक्तिगत जो संस्थान है, निजी जो संस्थान है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो सरकारी अंडरटेकिंग है, LIC हो गया या फिर अदर की आप बात कर लें, जो सरकार से जो है सहायता प्राप्त है या सरकार के जो है एक एंटिटी के रूप में जो है अगर वो संचालित होता है, तब ये फिर राज्य के अंतर्गत आता है। और वही परिभाषा जो है भाग
4 में जो है नीति निर्देशकों के संदर्भ में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें भी उसका वही अर्थ है। ठीक है, साथ ही यहाँ बताऊँ आपको कि अनुच्छेद 37 जो है इस भाग में दिए गए तत्वों का जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में जो है इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये बात का जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद 37 में। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम में कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होने के बावजूद देश के शासन में मूलभूत माना गया। तो ये अनुच्छेद 37 में जिक्र है और ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे निर्णय में माना है। तो ये आपने देखा 37 में। तो यहाँ देखिए 36 में जो है राज्य की परिभाषा का जिक्र, 37 में कहा गया है कि ये राज्य के शासन में मूलभूत होगा, अर्थात जब भी राज्य जो है कोई राज्य कानून बनाएगा तो इसको जो है ध्यान में रखना उनका कर्तव्य होगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 की बात करें तो ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये बात किस में जिक्र है, तो अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 कहता है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण की जो है वृद्धि और विकास के लिए जो है वो सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनाएगा और उनका ये बनाना उनका कर्तव्य होगा। लेकिन फिर से वही बात कि जब वो योग्य होगा तब इनको बनाएगा, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 38 का उपखंड 1 की। अनुच्छेद के 38 के उपखंड 1 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो 38 और 38 के उपखंड 1 की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत का जो है फर्क है, नहीं तो एक ही बात है। आप देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि ये राज्य लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है उनके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और यहाँ क्या कह रहा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्यों बनाएगा, तो ये इसलिए बनाएगा ताकि जो है सभी व्यक्ति तक जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो जो छोटे से छोटे व्यक्ति हैं, छोटे से छोटे जो तबका है वो उस तक पहुंच सके, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सके। ये बात करता है कौन, ये बात करता है अनुच्छेद 38 का उपखंड जो है 1। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 38 जो अनुच्छेद है उनके उपखंड 2 की। इसमें कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा, ठीक है, सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं को जो है समाप्त करने का जो है, असमानताओं को जो है समाप्त करने का जो है प्रयास राज्य करेगा। अर्थात आय, अर्थात जो धन के अर्जन है, लोगों की इनकम है उनसे संबंधित, उसके बाद जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उससे संबंधित, और जो उनको सुविधा तथा अवसर जो प्रदान किया जाता है राज्य के द्वारा, उनमें जो है अगर कोई असमानता है और अगर राज्य को जो है यह असमानता दिखता है तो इनको जो है वो अपने योग्यता के अनुसार, अपने जो है वो स्थिति के अकॉर्डिंग उनको जो है समाप्त करने का जो है राज्य जो है प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, और 39 में जो है दोस्तों उसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ जो है निर्देश उसमें है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, इनका जिक्र इसी में होगा। तो यहाँ हम अभी अनुच्छेद 39 को आगे देखने से पहले एक बार ऊपर के जितने भी अनुच्छेद हमने देखे हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। फिर से देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है। 36 राज्य की परिभाषा देता है और ये परिभाषा किस पर, तो अध्याय 4 पर लागू होता है। ठीक है, साथ ही में अगर हम 37 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होने के बावजूद भी राज्य के शासन में ये मूलभूत तत्व है। साथ ही अगर 38 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की जो है अभिवृद्धि विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और 38 के उपखंड 1 में कहा गया है कि ये व्यवस्था क्यों बनाएगा, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो जनता को मिल सके, उनके साथ इस स्तर पर जो है कोई अन्याय नहीं हो सके। इसके बाद 38 के उपखंड 2 की बात करें तो यहाँ पे आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की जो समानता है उनकी बात कही गई है, और उसमें विद्यमान असमानताओं को जो है समाप्त करने का प्रयास जो है वो करेगा राज्य। ये राज्य का कर्तव्य होगा अपनी एकता अनुसार। ये 38(2) में है। 39 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है यहाँ मिलता है, और ये कौन कौन से देख लेते हैं। पहला बात तो इसमें ये कहा गया है कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो है अधिकार होना चाहिए, और इनका जो है प्रयास राज्य करेगा। लेकिन
लेकिन फिर से वही बात कि राज्य के पास जब इतना शक्ति होगा, इतना इनकम होगा, तभी ये काम वो करेगा अपने अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें दूसरी बात जो कही गई है दोस्तों, ये कहा गया है कि समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का जो है उचित वितरण सुनिश्चित करेगा राज्य। और फिर से वही बात कि वो अपने योग्यता अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। अर्थात जो आपका अर्थव्यवस्था है उसमें धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनका जो है गलत तरीके से जो केंद्रीकरण है, जो कालाबाजारी है, उनका जो है निषेध करने का जो है प्रयास हो राज्य का ये कर्तव्य है। साथ ही में पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इसी में कही गई है। ये बहुत एग्जाम में आप पूछा है, पहले आपको कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के समान वेतन का वर्णन कहाँ है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, किस अनुच्छेद में, तो 39 में। साथ ही पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा। और इनका भी जिक्र किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 39 में। और आपको पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं अनुच्छेद 23 और 24 जो अनुच्छेद हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में, उनसे भी संबंध रखता है। क्योंकि आपको पता होगा कि बलात्कार, श्रम और जो मानव दुर्व्यवहार है उसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में भी है। और 24 में बच्चों का जो है उनको जो है खतरनाक काम में लगाने से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनको निषेध किया गया है। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें जो छठी बात है 39 में, वो कहा गया है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का जो है अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना भी राज्य का कर्तव्य होगा। और ये राज्य जो है उनको सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर से वही बात, वो अपने ऊपर जो है, उनके ऊपर कोई इनकी बाध्यता नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नैतिकता के अकॉर्डिंग, अपने जो उनकी शक्ति है, आय का जो उनका स्रोत है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे बातों को देखकर ये बात करेगा। तो हमने देखा कि 39 में 6 बातें हैं। पहला, स्त्रियों और पुरुषों को जो है आजीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए, ठीक है, और उनको सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही में दूसरी बात, भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है वो उनका जो है उचित तरीके से वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जो है बोरे बोरे नून खा रहा है, कुछ को रोटी पे ही नून नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। साथ ही मैं आप बताऊं आपको कि तीसरी बात जो इसमें कहा गया है, वो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी जो केंद्रीकरण है, गलत तरीके से जो कालाबाजारी है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि अभी आपने देखा कि टीका का कालाबाजारी, अभी कोरोना का समय है, कई जगह जो है ये उनके द्वारा, राज्य पुलिस के द्वारा या केंद्र सरकार की जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे आपने देखा, जैसे दिल्ली में भी देखा, कई सारे लोग पकड़ाए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है अहितकारी तरीके से किसी चीज़ का जो है वो केंद्रीकरण करना निषेध की बात अनुच्छेद 39 में मिलता है। साथ ही आपको बताऊं, पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र भी अनुच्छेद 39 में है। पुरुषों व स्त्रियों के श्रमिक और बच्चों को जो है मजबूरी और आयु शक्ति की जो दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार है उसमें नहीं लगाने का जो कर्तव्य है वो भी राज्य का है, ये अनुच्छेद 39 में ही जिक्र होता है। इसके बाद छठा की बात करें तो बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना, ये बात भी किसमें है, अनुच्छेद 39 में है। तो आपने अनुच्छेद 39 तक अच्छे से अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको ये जो है आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दोबारा जो है कभी इस प्रश्न में गलती नहीं होना चाहिए। और अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इनके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस अध्याय के लिए, ठीक है। साथ ही अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 क की। आपको ध्यान रखना है कि जो है अनुच्छेद 39 का जो सबखंड में जो क है वो अलग है और 39 क अलग है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो 39 क है वो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और वो जो है किसी चीज़ के लिए पीड़ित है या उन पर जो है कोई आरोप लगाया गया है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना केस लड़ने के लिए जो है वो वकील को हायर कर सके। तो ये उनके लिए वकील हायर करना जो है राज्य सरकार का दायित्व है, वो उनकी तरफ से जो है पैसा दे के अपने तरफ से उनके लिए वकील हायर करेगा, ठीक है। अर्थात इसीलिए तो यहाँ समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, ताकि जो देश में गरीब से गरीब व्यक्ति हैं वो भी जो है पैसा के अभाव में, धन के अभाव में जो है
किसी गलत तरीके से जो है उन पर कोई फैसला थोप नहीं दिया जाए और उनके साथ अन्याय ना हो जाए। तो इसका जिक्र किसमें है समान न्याय और निःशुल्क विधिक की सहायता की, तो यह 39 क में। साथ ही मैं बताऊं आपको कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके तथा आर्थिक या किसी भी अन्य आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। यह विधिक सहायता निःशुल्क होगी। ये बात जो है, ये निर्देश जो है राज्य को अनुच्छेद 39 क में दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 की, और इसका संबंध दोस्तों पंचायतों के गठन से है। ठीक है, आपको बताऊं कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त अर्थात ऑटोनोमस जो शासन है, गवर्नेंस है, उनकी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अर्थात अनुच्छेद 40 में जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि ये जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें वो शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में जो है उन्हें काम करने के लिए जरूरी और आवश्यक है। ठीक है, और आपको पता है कि इस अनुच्छेद का जो है पालन करते हुए सबसे पहले आपको राजस्थान के जो है नागौर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत का गठन वहीं पे किया गया था, राजस्थान के जो है नागौर जिला है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपने देखा कि जो है आज के डेट में आप देखेंगे तो सभी राज्यों में जो है आपको मोस्टली ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है या निर्देश है राज्यों को कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में। इसके बाद अनुच्छेद 41 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो है वो भारतीय नागरिकों को अधिकार होगा और राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, फिर से देखिए यहाँ क्या जोर दिया है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य अर्थात जब वो योग्य होगा तब ये ऐसा करेगा, नहीं तो इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अर्थात राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य जो अनरह अभाव की दशाओं में जो है वो लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का जो है प्रभावी उपबंध करेगा। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति बेकारी का शिकार है या बुढ़ापा ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद बीमारी, निःशक्तता से जो है वो जूझ रहा है, ठीक है, साथ ही में जो है ऐसी स्थिति में जो है उनके पास कोई अगर दूसरा चारा नहीं है तो उनका जो है सरकार, राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि इनको काम पाने का और शिक्षा पाने का जो है अधिकार जो है उनका सुनिश्चित कराए, लेकिन अपने आर्थिक सामर्थ्य विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए। तो इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 41 में है। तो क्वेश्चंस कैसे आएगा कि कुछ विशेष दशाओं में जो है काम पाने और शिक्षा पाने का जो है और लोक सहायता पाने का अधिकार का जिक्र किसमें है, तो यह है अनुच्छेद 41 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 की अगर बात करें तो इसमें जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा का जो है तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध है। अर्थात जब कोई वर्कर किसी संस्था में काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो काम करने का जो उनका जो दशा होना चाहिए वो मानवोचित होना चाहिए। ये नहीं कि वो पूरा कचरा में पड़ा है, भर भर दिन काम कर रहा है, उसको खाने तक का फुर्सत नहीं है, ठीक है, या वहाँ पे जो है जिस काम को कर रहा है अगर वो खतरनाक काम है तो वहाँ पे उनसे बचाव के लिए किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो न्याय संगत स्थिति है उनको सुनिश्चित करने का जो निर्देश दिया गया है राज्य को, वो कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 42 में। इसके अलावा जो प्रसूति सहायता है, जो महिलाओं को आपको पता है कि जब वो प्रसव अवस्था में होता है तो उनको जो है मैटरनिटी लीव की जो सुविधा है वो दिया जाता है, और भी बहुत सारी सहायताएं हैं वो दिया जाता है। तो इन सब से संबंधित जो निर्देश है ये भी आपको अनुच्छेद 42 में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही मैं बताऊं आपको अनुच्छेद 43 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी
शिष्ट जीवन स्तर अर्थात गरिमामय पूर्ण जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 43 में कहा गया है। तो यहाँ कुछ की पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है कई बार कि लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नीति निर्देशक तत्व के तहत है, तो यह है आपका अनुच्छेद 43 में। साथ ही आपको बताऊं कि कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी अर्थात उनकी निर्वाह करने योग्य उनका मजदूरी होना चाहिए। ये नहीं कि वो काम कर रहा है 8 घंटा और उनको आप 8 घंटे के लिए एक दिन में 50 रुपये दे रहे, तो क्या 50 रुपये में उसका गुजारा होगा क्या? निर्वाह के अकॉर्डिंग उनकी ये मजदूरी है क्या? नहीं है। तो उनको भी जो है सुनिश्चित करना ये राज्य का कर्तव्य होगा कि उसको सुनिश्चित करे कि जो काम कर रहा है तो वो मजदूरी कम से कम इतना हो कि वो अपना जो है निर्वाह कर सके। ठीक है। साथ ही में जो विशिष्ट जीवन अर्थात शिष्ट जीवन और जो गरिमामय पूर्ण जीवन है उनको भी जो है सुनिश्चित करना उनका काम है। ये नहीं कि पूरे साल उनको काम करा रहे, एक भी छुट्टी नहीं दे रहे। तो अवकाश की व्यवस्था, उसके बाद में जो है उनके रहन सहन, वहाँ काम करने का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही में लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने का जो निर्देश है राज्य को वो भी अनुच्छेद 43 में मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ निर्वाह मजदूरी ध्यान रखिएगा, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश की व्यवस्था और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, 4 बातें अनुच्छेद 43 में मिलेगा। 43 क की बात कर लेते हैं अब। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में जो है कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाया गया है। अर्थात जो उद्योग है उनके प्रबंधन में जो है, उनके मैनेजमेंट में जो है, जो कर्मकार है जो उस उद्योग में काम कर रहे हैं उनको भी भाग लेने का जो है अधिकार होना चाहिए और इस विधान को सुनिश्चित करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। ये निर्देश किसमें है? तो ये है अनुच्छेद 43 क में। यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रबंधन में जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भागीदारी की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये अनुच्छेद 43 क में कही गई है। अब बात कर लेते हैं 43 ख की। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि 43 ख जो है सहकारी समितियों के जो है उन्नयन की बात करता है। अर्थात सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की जो बात कही गई है वो 43 ख में कही गई। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सहकारी समितियों के उन्नयन अर्थात वृद्धि विकास संबंधी या उनके गठन संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये 43 ख के तहत है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 44 की, जिसका मैंने अभी शुरू में ही भी जिक्र किया था। ये है समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता लागू करने संबंधी राज्यों को निर्देश। और इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है लागू करने का प्रयास करेगा राज्य। लेकिन अब तक ये जो अनुच्छेद है उनका पालन नहीं हो पाया है, अगर सिर्फ गोवा को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि भारत में गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है ये सिविल जो संहिता है, समान सिविल संहिता, वो वहाँ पे लागू है। अदर जगह ये नहीं है। इनकी बात चल रही है, लेकिन भारत में इतनी जो है विविधता है, यहाँ इतने धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं कि इनको जो है लागू करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब भविष्य में देखिए ये कब जो है इन पर अमल हो पाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इनको जो है 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 के माध्यम से जो है इसमें जो है बदलाव किया गया और इसमें जो है शिशुओं के देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रयास करने की जो बात कही गई है वो आपका अनुच्छेद 45 में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन से पहले जो है इनमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधान था। लेकिन आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो है निःशुल्क प्रावधान जो है उनको संविधान के अनुच्छेद 21 क में शामिल कर मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए इसके भाषा में तब्दीली कर और यहाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष की जगह अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने तथा जो है उनके देखभाल का जो कर्तव्य है वो गार्जियन को सौंपा गया है और इनको जो है सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी
जो अभिवृद्धि है, जो विकास है, उनको करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात जो अल्पसंख्यक समुदाय या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो है आपका उनके अर्थ और जो शिक्षा उन संबंधी अभिवृद्धि विकास के लिए जो है प्रयास करने का दायित्व राज्य का होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 46 में है। बेसिकली अगर एक लाइन में कहे तो अनुसूचित जाति व जनजाति के संरक्षण से संबंधित या उनके शिक्षा व अर्थ संबंधी जो विकास है, अभिवृद्धि है, उनसे संबंधित प्रावधान कहाँ मिलता है? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में मिलता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को जो है प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय पदार्थ जैसे वाइन हो गया, दारू, बियर या जो भी नशीली पदार्थ है, उन पर व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का जो है प्रतिषेध करना जो है वो राज्य का कर्तव्य होगा। और आपने अभी देखा था कि बिहार सरकार के द्वारा जो है शराबबंदी जो है बिहार में लागू है, गुजरात में भी ये कानून बन गया है। तो ये जो बात है वो इसी अनुच्छेद का जो है ध्यान में रखकर राज्यों के द्वारा बिहार सरकार हो या फिर गुजरात सरकार या फिर अन्य सरकार जो है इनको इस कदम को उठाया है। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 47 में। लोक स्वास्थ्य के सुधार संबंधी और प्राथमिक सुधार संबंधी जो प्राथमिक कर्तव्य है राज्यों का, वो कहाँ है? तो 47 में। इसके बाद जो है मादक पदार्थ या हानिकारक नशीले पदार्थों के प्रतिषेध का जो है जिक्र कहाँ है? तो ये अनुच्छेद 47 में है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इनसे आता है। अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि और पशुपालन के संगठन का जो है बात वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कृषि तथा पशुपालन संगठन का जो है आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार जो है उनका पोषण करना और उनका वृद्धि विकास करना तथा गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं के नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध को जो है प्रतिषेध के प्रति कदम उठाने का जो कर्तव्य है वो राज्यों को किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 48 में। अर्थात ओवरऑल कहे तो अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि पशुपालन संबंधी जो संगठन उनका निर्माण और उनका जो वृद्धि विकास आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली जो है उनके तहत किए जाने संबंधी प्रयास, साथ ही गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक जो पशु हैं उनके नस्लों का जो है परिरक्षण करना और सुधार करना और जो पशु बलि है उन पर जो है उनको जो है रोकना, उनके वध को जो है रोकना, प्रतिषेध करने संबंधी जो कदम उठाना है, इनका भी जिक्र आपको अनुच्छेद 48 में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 क की। दोस्तों इसका संबंध पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन से है तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का जो प्रयास करने संबंधी प्रावधान है वो कहाँ है? अनुच्छेद 48 क में है। और अनुच्छेद 49 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और वस्तु है, उनके संरक्षण की बात कही गई है। जैसे कुतुब मीनार ले लीजिए, लाल किला ले लीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और स्थान है और वस्तु हैं, उनके संरक्षण की जो बात कही गई है। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 50 की। और अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करने का जो प्रावधान है कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से है, न कि कार्यपालिका का विधायिका का या विधायिका का न्यायपालिका से, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये जो है ऑप्शन में दे सकता है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका ध्यान रखिएगा। साथ ही अनुच्छेद 51 की बात करें दोस्तों तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अर्थात इसमें कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखे और उनसे जो है अपना संबंध जो है मधुर व बंधुत्व वाली बनाए और जो है शांति एवं सुरक्षा को जो है काम करने का प्रयास करे। तो यहाँ इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध विदेशी शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति से और सुरक्षा से है या विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51, ठीक है। तो आपने जो है अनुच्छेद
36 से लेके 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है, उन सभी का यहाँ अच्छे से डिटेल में अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। और इन फ्यूचर में अगर आप, ये मेरा वादा है आपसे कि अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं पाएंगे और कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब मैं यहाँ आपको बताऊँ कि जो संविधान का अनुच्छेद 39 क, 43 क और 48 क है, वो जो है मूल संविधान में शामिल नहीं था। उनको जो है 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 उनके द्वारा जो है दोस्तों हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या अनुच्छेद 39 क, 43 क और 48 क मूल संविधान में था? नहीं था। और नहीं था तो इसे कब जोड़ा गया? तो 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 42 में कहाँ शामिल है ये सारे के सारे अनुच्छेद? तो ये शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो ये बात हुई। अब देख लेते हैं निदेशक तत्वों की आलोचना, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका जो है कई स्तर पर आपको आलोचना किए गए हैं कई विद्वानों के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसे लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो इस आलोचना को यहाँ देख लेते हैं। अर्थात क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, इनको देखते हैं। आइए, पहला है कि नीति निर्देशक तत्व अक्सर जो है विधायिका व न्यायपालिका के मध्य जो है विवाद या संघर्ष का जो है कारण बन जाते हैं। आपको पता है कि ये जो है कई बार आपको ये संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो फोर्सिएबल नहीं है न्यायालय द्वारा। और जब जो है ये बात राज्य को भी पता है, ठीक है, विधायिका को भी पता है, और उनसे संबंधित जब कोई प्रावधान होता है तो उस पर जो है दोनों का राय एक जब नहीं बैठ पाता है तो वहाँ संघर्ष की स्थिति बन जाती है। ठीक है, और ये इसलिए बनती है क्योंकि ये न्यायालय द्वारा फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, तो वो कहता है विधायिका कि ये तो उनका पावर ही नहीं है, और न्यायपालिका कहता है कि मेरा पावर नहीं है लेकिन ये शासन में मूलभूत तो है, तो इसको जो है आपको पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो एक आलोचना तो इनका ये है कि इनको जो है या तो फोर्सिएबल बनाया जाता है या उनको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये क्यों शामिल किया गया, क्यों जरूरी था। ठीक है, दूसरा आलोचना इनका यह किया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो सही बात है, ये परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद जो है इनका महत्व जो है राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिससे वह निर्देशित होता तो है लेकिन बाधित नहीं है। सही बात है कि ये जो है राज्य को एक नैतिक शिक्षा की तरह राज्य लेता है, ट्रीट करता है, और इसे वह निर्देशित होता है लेकिन बाधित नहीं है। लेकिन आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये बात सही है कि ये राज्य उनको लागू करने के लिए बाधित नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उनको लागू किया गया है। अर्थात इनका जो है इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ले लीजिए पंचायती राज, ठीक है, उसके बाद में सहकारी समितियां, ठीक है, तो इन सब को जो है अमल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये नैतिक शिक्षा है और ये निर्देशित है, बाधित नहीं है, तो ये बिल्कुल जो है क्या है, ये हमारे महत्व की नहीं है। ठीक है, संविधान सभा ने अगर उनको शामिल किया तो कुछ सोच के ही किया। ठीक है, साथ ही में इनका जो अगला आलोचना होता है दोस्तों, तो इनका जो है आलोचना ये किया जाता है कि इनको भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया है। अर्थात इनको जो है संविधान के अनुच्छेद 37 में संविधान में जो है मूलभूत जो भारत का शासन है उनमें बताया गया, लेकिन इनको लागू करने के जो साधन उनको स्पष्ट नहीं किया गया है। अर्थात न्यायालय को ये पावर नहीं दिया गया है कि इनको जो है लागू वो कर सकता है। तो ये एक इनकी आलोचना है। अगली बात करें तो इनमें अगला जो आलोचना है, इनमें कहा गया है कि इसमें सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया जा सका है, जैसे समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, लेकिन नहीं किया जा सका है। तो आप ये क्यों देखते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया? 44 को ही क्यों देखते हैं, 40 को भी देख लीजिए, इनको तो लागू किया गया, और भी बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं उनको लागू किया गया। तो हमेशा इंसान को जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ग्लास में जो है वो कितना खाली है। इनका दूसरा पहलू भी तो है, आप ये देखिए कि गिलास कितना भरा हुआ है। समझ में आया? तो ये बात है। तो कोई भी कितना भी चीज़ अच्छा हो, उनमें जो है कुछ न कुछ ऐप तो होता ही है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं है। तो ये बात जो है नीति निर्देशक तत्वों पर भी लागू होता है। हाँ, कुछ अर्थों में जो है
हमें लगता है कि ये जो है निरर्थक है, लेकिन आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये निरर्थक नहीं बल्कि बहुत उपयोगी भी है। तो दोनों को आपको सामंजस्य बिठा के चलना है, और हमारे संविधान सभा ने भी यही किया, इसलिए इनको हमारे संविधान में शामिल किया। और आपको बता दूं कि भारत में गोवा एक अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता अर्थात जो है अनुच्छेद 44 लागू है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निषेधक तत्वों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बताऊं तो आपको जो है अब तक तो फर्क आ ही गया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्व भारतीय संविधान के दो प्रमुख आधार स्तंभ है, ये बात एकदम सही बात है। साथ ही मैं बताऊं कि इन दोनों का उद्देश्य समान है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना जिनमें उनका संपूर्ण विकास संभव हो सके। फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर भी है, जिनमें से जो प्रमुख है वो इस प्रकार है। और क्या क्या है, देखिए पहला तो यही होगा कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, इसके बाद इनको किसी और संविधान से लिया गया, इनको किसी और संविधान से लिया गया। तो आइए इसके अंतर को देखते हैं। पहला है कि मूल अधिकार जो है दोस्तों, ये हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। इसके बाद नीति निषेधक की बात करें तो ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही दूसरी अगर डिफरेंस की बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा। साथ ही इन्हें लागू कराने के लिए, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण जो है वो लिया जा सकता है, अतः वो बाध्य योग है। अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है इन्हें लागू करवाने के लिए हम वहाँ नहीं जा सकते, अर्थात ये बाध्य योग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा फर्क था। चौथा फर्क की बात करें तो मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है, जबकि नीति के निदेशक तत्वों के पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको जो है बाध्यकारी रूप से लागू कराया जा सकता है, लेकिन ये जो है क्या है, नीति निदेशक तत्व एक जो है राजनीतिक मान्यता है, अर्थात ये जो है इन चीज़ों को ध्यान में राज्य जरूर रखेगा, लेकिन उनको ज़बरदस्ती उनसे लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अगली बात कर लें तो अगला जो फर्क है दोस्तों, पांचवा फर्क, ये सरकार के महत्व को घटाते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो सरकार है उनके खिलाफ जनता को मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के महत्व को घटाते हैं, जबकि ये सरकार के कर्तव्यों को बढ़ाते हैं। कौन सा? मौलिक जो राज्य की नीति निषेधक तत्व जो है वो सरकार के कर्तव्यों को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाते हैं। अगला अगर फर्क की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसे चाहकर भी वो त्याग नहीं सकता, जबकि ये अधिकार जो राज्य की नीति निषेधक तत्व है वो अधिकार राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ ही आपको बताऊं अगला फर्क, तो इसका लागू होना मुख्यतः व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर है, जबकि नीति निषेधक सिद्धांत ऐसे प्रतिबंधों से क्या है, मुक्त है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जो फर्क है इसमें, अगला फर्क यह है कि मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के, लेकिन नीति निषेधक तत्व जो है वो सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में बने रहते हैं, अर्थात उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये तो आपने देखा डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों में जो है वो अन्योन्याश्रित संबंध देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि इनका जो है इनमें बेसिक डिफरेंस बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो इनका जो दोनों का कहीं ना कहीं उद्देश्य एक ही है। तो इनके संबंधों को भी देख लेते हैं, अनुनाश्रित संबंध कैसे है। मैं आपको बताऊं कि मूल अधिकारों और नीति निषेधक तत्वों में जो है अनुनाश्रित संबंध है, एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। साथ ही मैं बताऊं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य में आदर्श नागरिक का निर्माण करना है तथा नीति निषेधक तत्वों का उद्देश्य राज्य को आदर्श बनाना है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है निम्न में से किसका उद्देश्य जो है वो राज्य में जो है आदर्श नागरिक का निर्माण करना है, तो मौलिक अधिकार का। और आदर्श राज्य को जो है बनाना ये किसका उद्देश्य है, तो यह है नीति निषेधक तत्वों का। अब दोस्तों अंत में हम लोग देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है उन पर विचार कर लेते हैं। आपको बताऊं कि संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निषेधक तत्वों को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जा सकता है। ये 5 समूह कौन कौन है? पहला आर्थिक न्याय संबंधी निषेधक तत्व, दूसरा सामाजिक न्याय संबंधी निषेधक तत्व,
तीसरा राजनीतिक संबंधी निदेशक तत्व, चौथा पर्यावरण संबंधी निदेशक तत्व और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व, जैसे कि आपने अनुच्छेद 51 देखा। पर्यावरण की बात करें तो आपने जो है अनुच्छेद 48 देखा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि निम्न में से किस के द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता की संज्ञा दी गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। साथ ही नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, पहले भी आपने देख चुका है। इसके बाद अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, और 44 जो है अनुच्छेद उसमें समान नागरिकता संहिता की जो है वो प्रावधान किया गया है। यहाँ कुछ तथ्य और बच गए हैं दोस्तों, इनको भी देख लीजिए आप। अनुच्छेद 39 घ है, उसमें पुरुषों व स्त्रियों के जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, हालांकि ऊपर हम लोग जो ये पढ़ चुके हैं। कई बार क्या होता है कि 39 में तो है, लेकिन 39 में कहाँ है ये भी पूछ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा 39 घ में है पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र। 46 जो है अनुच्छेद, उसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के जो है और दुर्बल वर्ग जो उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण है। 48 का में पर्यावरण के संरक्षण व जो है संवर्धन व वन जीवों के संरक्षण संबंधित जो है प्रावधान है। ये मैंने यहाँ इसलिए उठाकर डाला है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए। साथ ही में अगर 45 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नहीं, बल्कि दोस्तों इसमें जो है 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो है शिक्षा का जो है दायित्व किस पर दिया गया है, ये दिया गया है आपका उनके गार्जियन पर, प्रतिपालक पर। और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की जो बात कही गई है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 क में कहा गया। कब से? 86वां संविधान संशोधन 2002 से, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बताऊं तो महात्मा गांधी के विचारों में जो है उनका जो प्रभाव है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर जो है दृष्टिगोचर होता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से भी क्या है, प्रभावित है। तो आज का जो ये क्लास है दोस्तों, इसी के साथ आज यहाँ ये क्लास ख़त्म होती है। और आज का जो ये वीडियो है वो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इस सेशन से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस मिला होगा। और अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो ये मेरा उम्मीद है कि कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, ठीक है, उसमें आपको इस चैप्टर से तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और जब तक हम नेक्स्ट सेशन लेकर प्रस्तुत होते हैं तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, और घर से जितना हो सके कम बाहर निकलिए, अच्छे से रहिए क्योंकि समय ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।